हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। इस वीडियो के अंदर हम 2 नवंबर की क्विक न्यूज़ एनालिसिस करने वाले हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाया कीजिए, इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। हमारी मदद करें हमारे इस चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाने में। ठीक है, चलिए वीडियोज़ के ऊपर आते हैं। इकॉनमी से जुड़ी हुई आज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी। पहली न्यूज़ ये है कि लगातार 8 महीनों में हमारा जो जीएसटी का रेवेन्यू कलेक्शन है वो 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। इस महीने का जो हमारा जीएसटी कलेक्शन रेवेन्यू रहा है वो सेकंड हाईएस्ट रहा है। फर्स्ट हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन हमारा अप्रैल में हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल के बाद अब हमारा सेकंड हाईएस्ट रहा है। कल की न्यूज़ के अंदर भी हमने ये देखा था कि इंडिया की जो टैक्स कलेक्शन है इट हैज़ इंक्रीज्ड, और वही सेम चीज़ आज हमें डेटा से भी मिल गई है कि सेकंड हाईएस्ट कलेक्शन देखने को। इसके पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो हमारा पिछला महीना गया है वो महीना एक फेस्टिवल वाला महीना था, और फेस्टिव सीजन के अंदर लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण। लेकिन हमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि इंडिया का टैक्स कलेक्शन लगातार 8 महीनों से 1.4 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि एक तरफ तो हमारी इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंक्रीज हो रही है, वहीं पे जो दूसरा डेटा है, दूसरा डेटा हमें ये बताता है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर हमें स्लो डाउन देखने को मिल रही है, और 4 महीने में सबसे कम स्लो डाउन हमें देखने को मिला है। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ क्या है? पॉजिटिव चीज़ ये है कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नई जॉब्स की क्रिएशन भी हमें देखने को मिल रही है। तो इससे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आउटपुट है, दिस आउटपुट विल इंक्रीज इन कमिंग मंथ्स। ठीक है, ग्लोबल सिनेरियो की अगर हम बात करें तो ग्लोबल सिनेरियो के अंदर भी हमें लगभग सिमिलर चीज़ देखने को मिलती है कि ग्लोबल लेवल पे भी जो फैक्ट्री का आउटपुट है वो कमज़ोर हुआ है। और इसके पीछे कारण क्या है? ग्लोबल लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो फैक्ट्री का आउटपुट है वो कम क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा कारण ये है कि पूरी दुनिया में एक डर बैठा हुआ है कि आने वाले समय में रिसेशन आ सकता है। तो ये जो रिसेशन का डर है, इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो फैक्ट्रीज हैं, वो ज़्यादा चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं कर रही। दूसरा, पूरी दुनिया ही हाई इन्फ्लेशन से, बहुत ज़्यादा महंगाई से जूझ रही है। ये महंगाई आपके कोविड की वजह से स्टार्ट हुई थी, और जैसे ही कोविड पैंडेमिक का असर धीरे धीरे खत्म होने लगा, वैसे ही रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन दोबारा से इंक्रीज होने लगी। तो महंगाई की वजह से भी जो फैक्ट्री आउटपुट है वो हमें कम देखने को मिल रहा है। तीसरा कारण है चाइना का जीरो टॉलरेंस टू कोविड। चाइना के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोविड के केसेस होते हैं तो चाइना वहाँ पे बहुत ही हार्श लॉकडाउन लगा देता है। कल की न्यूज़ के अंदर भी हमने सेम चीज़ देखी थी कि चाइना बहुत ही हार्श लॉकडाउन्स लगा रहा है। तो चाइना जब भी कहीं पर लॉकडाउन लगाता है तो वहाँ पे डिमांड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसकी वजह से, क्योंकि डिमांड कम हो रही है, उसकी वजह से बिजनेस सेंटिमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है। चाइना आज की डेट में पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया के अंदर ढेर सारे सामान की सप्लाई करता है। अब मान लीजिए चाइना के किसी डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वहाँ से सामान दूसरे देशों में नहीं पहुँच सकता। तो इसी वजह से जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन में भी हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। तो इन 3 मेजर कारण की वजह से हमें ग्लोबल लेवल पे भी फैक्ट्री आउटपुट कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 कारण क्या है? एक तो रिसेशन का डर, दूसरा हाई महंगाई, इन्फ्लेशन हाई होना, तीसरा चाइना की जीरो टॉलरेंस टू कोविड पॉलिसी। यूएस की अगर बात करें तो यूएस के अंदर भी ढेर सारा हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। सिर्फ यूएस ही नहीं, ब्रिटेन हो गया, यूरोप के कई देश हो गए जहाँ पे बहुत ही हाई इन्फ्लेशन है। अपने इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है। जब भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया जाता है तो उससे इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में आ जाती है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से लोन्स लेना महंगा हो जाता है। लोन्स लेना महंगा हो जाता है तो बिजनेसमैन जो हैं वो कम लोन्स लेते हैं, और अगर बिजनेसमैन कम लोन लेंगे तो वो मैन्युफैक्चरिंग को रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कैपिटल की, आपको पैसों की ज़रूरत होती है। अगर आप लोन नहीं ले रहे तो आप मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो यूएस के अंदर भी हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी वजह से हमारी जो यूएस की मैन्युफैक्चरिंग है वो सफ़र कर रही है। ये जो पूरा का पूरा डेटा हमने अभी बात किया, ये डेटा ये रिलीज हुआ था परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स के अंदर। ये एक सर्वे बेस्ड आपका मेजरमेंट होती है, और इसको कौन कंपाइल करता है? इसको कंपाइल करता है आईएचएस मार्केट। आईएचएस मार्केट एस&पी ग्लोबल का ही एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो पीएमआई इंडेक्स है ये एस&पी ग्लोबल के थ्रू रिलीज किया जाता है। ठीक है, और जो हमें न्यूज़ देखने को मिलती है, एडिटोरियल आया था एक, उस एडिटोरियल से जो हम काम की बातें निकाल सकते हैं, वो काम की बातें ये हैं कि इंडियन इकोनॉमी के सामने आज की डेट में कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? पहला तो इंडियन रुपी जो है वो कमज़ोर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इंडिया में इन्फ्लेशन, देखिए पूरे ग्लोबल लेवल पे हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन हाई ही देखने को मिल रही है। ठीक है,
तो इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन 7.4% चल रही है। ठीक है, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें यानी कि अपनी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका कमज़ोर होना और महंगाई दर इंक्रीज होना, ये हमें ग्लोबल लेवल पे लगभग हर एक देश के अंदर देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडिया के अंदर जो एक वरीसम ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, जिसको लेके एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, वो वरीसम ट्रेंड है अनएम्प्लॉयमेंट का। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट 7.8% पे है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ ये है कि इंडिया में 15 साल से लेकर 24 साल के लोग जो कि काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 28% है, विच इज़ वेरी हाई। 28% अनएम्प्लॉयमेंट है इन पीपल बिटवीन द एज ग्रुप्स ऑफ 15 टू 24 ईयर्स। ठीक है, इंडिया की अगर हम ग्रोथ की भी बात करें तो इस साल आईएमएफ ने इंडिया का जो ग्रोथ फॉरकास्ट है उस फोरकास्ट को भी रिड्यूस करके 6.1% का है, यानी कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग इंडिया इस साल 6.1% की ग्रोथ रेट से ही ग्रो करेगी। अब इसमें जो दो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, देखिए 6.1 की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन इंडिया के केस में हमें दो चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला चैलेंज ये है कि इंडिया की जो ज़्यादातर ग्रोथ होती है वो सिर्फ टॉप पर ही सीमित है। इंडिया के कुछ बहुत ही कम कॉरपोरेट्स हैं जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और इन्हीं कॉर्पोरेट्स की वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन जो बल्क ऑफ इंडिया है दैट इज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज दीज कॉर्पोरेट्स आर ग्रोइंग। ठीक है, तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि इंडिया भले ही 6.1% से ग्रो करेगा, बट इसकी ज़्यादातर जो ग्रोथ है वो सिर्फ टॉप पर ही सीमित रहेगी। ठीक है, यानी कि फ्यू कॉर्पोरेट्स के अंदर ही सीमित रहेगी। जब तक ग्रोथ हर एक सेक्शन की, हर एक सेक्टर की, हर एक कॉर्पोरेट की नहीं होगी, तब तक इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट हाई रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर कुछ ही कॉर्पोरेट ग्रो करते रहेंगे तो जो हमारा मेजर चंक है पॉपुलेशन का, वो जहाँ पे नौकरियां कर रहा है वहाँ पे ज़्यादा नौकरियां क्रिएट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हमें देखने को मिलती है दैट मोस्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ इज अकरिंग एट द टॉप, ओनली फ्यू कॉर्पोरेट्स आर ग्रोइंग। और यही एक कारण है जिसकी वजह से इंडिया में हाई अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 7.8% का अनएम्प्लॉयमेंट है। दूसरा क्या है, इंडिया की ग्लोबल लेवल पे ग्रोथ रेट की रैंकिंग जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। ग्रोथ रेट की रैंकिंग रिड्यूस होती जा रही है। अगर हम बात करें साल 2003 से लेकर 2011 तक की, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छे से ग्रो किया था। इसी टाइम पीरियड के दौरान 2008 का रिसेशन भी आया था। इस रिसेशन के टाइम पर लगभग पूरी दुनिया में हमें स्लो डाउन देखने को मिलता था, लेकिन ऐसे टाइम पर भी इंडिया जो है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था। ठीक है, 2003 से लेकर 2011 तक इंडिया की ग्रोथ रेट ग्लोबल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा हाई थी, लेकिन 2016 से इंडिया की ग्रोथ रेट लगातार हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। 2016-17 में इंडिया 8.3% से ग्रो किया था। अगले साल उसकी ग्रोथ रेट 6.9% की रह गई, उसके अगले साल 6.6% की, उसके अगले साल 4.8% की। ठीक है, फिर उसके बाद जब कोविड पैंडेमिक आया तो इंडिया की ग्रोथ रेट नेगेटिव में चली गई, -6.6% की ग्रोथ रेट आ गई। तो ये एक वरीसम ट्रेंड जो हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल लेवल पे हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ कोविड। कि कोविड आने के बाद वहां पे स्लो डाउन आ गया, कोविड के बाद रशिया यूक्रेन की वॉर हो गई जिसकी वजह से स्लो डाउन आ गया। बट इंडिया के अंदर जो ग्रोथ रेट है इट हैज़ बीन डिक्लाइनिंग सिंस 2016-17। ठीक है, तो इतने टाइम से इंडिया की ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रही है। दिस इज अ वेरी वरीसम ट्रेंड। ठीक है, और अब सवाल ये आता है कि ये जो ग्रोथ रेट है इसके अंदर ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग कोई भी देश तब ग्रो करता है जब उस देश की इन्वेस्टमेंट रेट हाई होती है। अगर हम इंडिया का सिनेरियो देखें तो इंडिया में पहली बार इन्वेस्टमेंट रेट 30% से ज़्यादा हुई थी 2004-5 के अंदर। ठीक है, 2004-5 से इन्वेस्टमेंट रेट के अंदर हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, और 2007-8 के अंदर ये जो इन्वेस्टमेंट रेट है ये लगभग 40% पहुंच जाती है। लगभग 40%, मतलब हल्की सी कम है 40% से। 2007-8 के बाद से लेके 6 सालों तक इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेट लगभग 40% के आसपास ही रहती है, विच इज़ वेरी गुड। दिस वॉज अ वेरी गुड सिग्नल दैट इंडियाज इकोनॉमी वॉज ग्रोइंग। और इंडिया की इकोनॉमी क्यों ग्रो कर रही है? बिकॉज इंडियाज इन्वेस्टमेंट रेट इज ऑल्सो ग्रोइंग। लेकिन इन 6 सालों के बाद से इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो गिरती जा रही है, और 2019-20 के अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट रेट 32.2% पे पहुंच गई। 2004-5 में 30% थी, 2019-20 में हम लगभग 30% के ही पास पहुंच चुके हैं। दिस इज अ वेरी बैड सिग्नल फॉर इंडियाज इकोनॉमी। इंडिया के अंदर जब तक हम इन्वेस्टमेंट रेट को इंक्रीज नहीं करेंगे तब तक ग्रोथ रेट का इंक्रीज होना मुश्किल हमें दिखाई देता है। और इन्वेस्टमेंट रेट कब इंक्रीज होती है? व्हेन सेविंग्स इंक्रीज। तो हमें सेविंग्स रेट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा।
ठीक है। तो जो हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल था, उस पूरे एडिटोरियल में सिर्फ हमारे काम की यही चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है। जो भी एनालिसिस है वो मैं आपको इसी के अंदर बता चुका हूँ, आपको वो पूरा एडिटोरियल दोबारा से रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब हम कुछ नेशनल न्यूज़ की बात कर लेते हैं। नेशनल न्यूज़ में आपके करेवाज न्यूज़ के अंदर थे। करेवाज जो है वो बहुत ही फर्टाइल एलुवियल सॉइल डिपॉजिट होते हैं, कश्मीर वैली के अंदर पाए जाते हैं। कश्मीर वैली के अंदर लेक्स की वजह से ये डिपॉजिट होते हैं करेवाज। ये करेवाज फेमस हैं ज़ाफ़रान की कल्टीवेशन के लिए। ज़ाफ़रान एक लोकल वैरायटी होती है केसर की, सैफरॉन की। ये जो ज़ाफ़रान है इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेटर का टैग भी मिल चुका है 2020 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है करेवास के बारे में। दूसरा, राजस्थान के बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के पास पड़ता है, ये न्यूज़ में था क्योंकि पीएम मोदी ने ये कहा है कि हम ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में मानगढ़ धाम बना सकते हैं जो कि ट्राइबल डेस्टिनेशन बन सकती है, यानी कि ये टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। तो मानगढ़ धाम आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ट्राइबल्स के लिए? ट्राइबल्स यहाँ पे आखिर आना क्यों चाहते हैं? क्योंकि 1913 के अंदर एक आप कह सकते हैं ट्राइबल लीडर निकल के आए जिनका नाम था गोविंद गुरुजी। गोविंद गुरुजी ने ट्राइबल्स को मोबिलाइज किया और ट्राइबल्स को मोबिलाइज करके उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट किया गया था? प्रोटेस्ट किया गया था कि ये जो ट्राइबल्स थे ये बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश करना चाहते थे, प्लस वहाँ के जो रूलर्स थे उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्सेशन को बहुत इंक्रीज कर दिया था। ठीक है, इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी, जो अंग्रेज़ों की आर्मी थी, उसने ढेर सारे ट्राइब्स को मैसेकर कर दिया था, उनको मार दिया था। ठीक है, तो इसीलिए पीएम मोदी ने ये कहा है कि मानगढ़ धाम को अगर हम अच्छे से डेवलप करें, उसको हम एक सिंबल बना सकते हैं जहाँ पे ढेर सारे ट्राइबल जो हैं वो आ सकते हैं और हम कोमैमोरेट कर सकते हैं इस ट्राइबल प्रोटेस्ट को। ठीक है, तो गोविंद गुरुजी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, मानगढ़ धाम याद रखेंगे, कहाँ पे लाई करता है वो भी आपको याद करना है। इसके अलावा एक एडिटोरियल आया था, कल की ही जो न्यूज़ थी उसी के ऊपर एडिटोरियल है। एडिटोरियल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जो फिंगर टेस्ट था रेप सर्वाइवर्स के लिए उसको मिसकंडक्ट बताया था कल की न्यूज़ में। तो जो आज का आर्टिकल है वो क्या कहता है? वो कहता है कि 2013 में हमने इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर भारत की सरकार ने कुछ चेंजेस किए थे। 2013 के अंदर जो चेंजेस किए गए थे उसके अंदर हमने सेक्शन 53A को ऐड कर दिया था। सेक्शन 53A ये कहता है कि अगर कोई रेप विक्टिम है, ठीक है, इस रेप विक्टिम का जो हिस्ट्री थी, सेक्सुअल एक्टिविटी की जो हिस्ट्री थी, या फिर इस रेप विक्टिम का जो पहले कैरेक्टर रह चुका है, ये कैरेक्टर हमारे मतलब रेप विक्टिम ने मतलब देखिए, कंसेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वेन एवर यू इंडल्ज इन सेक्शुअल एक्टिविटी यू नीड टू हैव कंसेंट ऑफ द पर्सन यू आर इंडल्जिंग विथ। ठीक है, बिना कंसेंट के अगर आपके पार्टनर ने आपको कंसेंट नहीं दिया है और आप सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज करते हैं, देन दिस इज नोन एज रेप। ठीक है, तो ये जो टेस्ट था, ये टेस्ट बहुत ही डेरोगेटरी था, बहुत ही वियर्ड इन्होंने एक बात मानी हुई थी। और ये क्या कहते थे? ये फिंगर टेस्ट करते थे। फिंगर टेस्ट के थ्रू ये जानने की कोशिश करते थे कि जो रेप विक्टिम है, जो भी पर्सन है जो ये अलेज कर रहा है कि उसके साथ रेप हुआ है, उसको ये चेक किया जाता था कि क्या ये पर्सन सेक्सुअली एक्टिव था या नहीं था। और ये मान के चलते थे कि अगर कोई पर्सन सेक्सुअली एक्टिव है तो उसके साथ रेप नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह की बहुत ही अजीब तरीके की इन्होंने लॉजिक दे रखा था और ये फिंगर टेस्ट किया जाता था। लेकिन 2013 में ये कह दिया गया था कि इस कंसेंट को, कि किसी पर्सन ने कंसेंट दिया है या नहीं दिया, इसको डिटरमाइन करने के लिए आप फिंगर टेस्ट नहीं करोगे। जो भी रेप विक्टिम है उसका कैरेक्टर चाहे कैसा भी हो, उसका पिछला सेक्सुअल एक्सपीरियंस चाहे कैसा भी हो, वो उसका कंसेंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। इसीलिए ये जो फिंगर टेस्ट है इसको उन्होंने मना कर दिया था कि ये फिंगर टेस्ट नहीं किया जाएगा टू रेप विक्टिम्स। लेकिन 2013 से लेके आज तक ये जो प्रैक्टिस है ये कंटिन्यू करती है। अब इस प्रैक्टिस की वजह से क्या होता है? मान लीजिए, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। देयर इज अ फीमेल हु हैज़ बीन रेप्ड। ये फीमेल का रेप हुआ। जब इसका रेप हुआ, शी इज़ ऑलरेडी अ विक्टिम, राइट? अब ये जो फीमेल है ये गई अपनी रेप की रिपोर्ट कराने। जब ये रेप का रिपोर्ट कराने गया तो इसका मेडिकल टेस्ट होगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि क्या वाकई इनके साथ रेप हुआ या नहीं हुआ। अब वहाँ पे जब ये मेडिकल टेस्ट कराने गई तो डॉक्टर ने फिंगर्स इंसर्ट करके ये डिटरमाइन करने की कोशिश करी कि उनका सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसा है। अब मान लीजिए ये फीमेल सेक्सुअली एक्टिव थी और डॉक्टर कह रहा है कि क्योंकि आप सेक्सुअली एक्टिव थे इसीलिए हम ये मान नहीं सकते कि आपके साथ रेप हुआ है। तो ये लॉजिक कहीं पे भी नहीं लगता। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस वियर्ड से लॉजिक से हम फीमेल्स को एक तरह से डिस्करेज कर रहे हैं
कि वो रेप की जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग ना करें। हम फीमेल्स को डिस्करेज कर रहे हैं कि आप अपने रेप के केसेस को रिपोर्ट ही ना करो, ठीक है। तो इस वजह से जो फीमेल्स हैं वो रेप के केसेस को रिपोर्ट करने में हिचकती थी, ठीक है। तो इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कल की जजमेंट आई थी, उस जजमेंट में उन्होंने एकदम क्लियरली कह दिया है कि अगर कोई भी इंसान किसी रेप सर्वाइवर का फिंगर टेस्ट करता है तो उस इंसान को हम गिल्टी मानेंगे, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, और इस इंसान को पनिश भी किया जाएगा, ठीक है। तो इससे अब आज की डेट में ये हो गया कि अगर कोई फिंगर टेस्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट होगी, तो उस पनिशमेंट की डर की वजह से वो इस तरह के जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस हैं इनको नहीं करेगा। दिस विल मेक रिपोर्टिंग रेप केसेस मच ईजियर, ठीक है, एंड दिस विल प्रिवेंट रीविक्टिमाइजेशन ऑफ विक्टिम्स, ठीक है। तो इसीलिए ये फिंगर टेस्ट वाला जो है ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, दैट इन इंडिया कन्विक्शन रेट इज 28%। इंडिया में ऑलरेडी फीमेल जो है वो हिचकती हैं रेप के केसेस को रिपोर्ट करने में। अगर वो रिपोर्ट भी कर देते हैं तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है, ये जुडिशियल सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि बहुत ही कम लोगों को सजा हो पाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के अंदर हमें इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। वी नीड टू मेक आर पुलिस एंड वी नीड टू मेक आर जुडिशरी मोर सेंसिटिव टू द इशू ऑफ रेप। अब एनवायरनमेंट से जुड़ी कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ ये है कि मणिपुर ने बैन लगा दिया है अमूर फाल्कन की हंटिंग पे। अमूर फाल्कन्स क्या है? अमूर फाल्कन्स माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। इनफैक्ट ये ऐसी माइग्रेटरी बर्ड हैं जो दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस तय करती हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रेवलिंग रैप्टर्स हैं ये, ठीक है। तो अमूर फाल्कन ऐसे रैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। ये साइबेरिया से लेके इंडिया तक आते हैं। ये अपनी गर्मियाँ जो हैं, गर्मियाँ बिताते हैं साइबेरिया, मंगोलिया और ईस्ट चाइना में, और सर्दियों में ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के। कुछ फैक्ट जो याद रखने लायक हैं वो ये कि नागालैंड को हम कहते हैं फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की फाल्कन कैपिटल जो है वो नागालैंड है। IUCN के अंदर ये लीस्ट कंसर्न के माने जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। दूसरी जो हमारी न्यूज़ थी वो न्यूज़ है आपकी इन्वेसिव स्पीशीज से जुड़ी हुई। इन्वेसिव स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो कि नेचुरली किसी एरिया में पाई नहीं जाती, उनको बाहर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, और एक बारी जब ये इस एरिया के अंदर इंट्रोड्यूस हो गई उसके बाद वो इतनी तेज़ी से ग्रो करने लग जाती हैं कि इस एरिया के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशीज थी उन एग्जिस्टिंग स्पीशीज की सर्वाइवल पे वो थ्रेट बन जाती हैं। तो नीलगिरी हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व है। मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर सेना स्पेक्टिबिलिस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक ऐसा पेड़ होता है जिसके ऊपर येलो कलर के, ब्राइट येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये जो सेना स्पेक्टिबिलिस है ये आपके साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाते थे, और इनकी वुड की वजह से इनको इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आज की डेट में ये मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व में इन्वेसिव स्पीशीज बन चुके हैं, जिसकी वजह से जो मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व की नेटिव स्पीशीज थी उनकी सर्वाइवल को थ्रेट आ रहा है। उनके जो फूड है, उनके फूड की अवेलेबिलिटी को भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, ठीक है। अब तमिलनाडु के जो आपके प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग हैं वो ये प्लान कर रहे हैं कि सेना स्पेक्टिबिलिस को हम यूज़ करके पेपर बनाएं, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव है, बहुत तेज़ी से ग्रो करती है। तेज़ी से ग्रो करने के साथ साथ नेटिव स्पीशीज़ की जो सर्वाइवल है उसको भी थ्रेट करती है। तो क्यों ना हम इसको तोड़ तोड़ के, इसको काट काट के इससे हम पेपर बनाने लग जाएं। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्लान, ठीक है, सेना स्पेक्टिबिलिस। इसके अलावा 5 और इन्वेसिव स्पीशीज़ के नाम हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक है वाटल, WATTLE। दूसरा लंटाना कमारा, ठीक है। ये आपकी 3 मेजर इन्वेसिव स्पीशीज होती हैं, सेना स्पेक्टिबिलिस, वाटल एंड लंटाना कमारा। इसके अलावा आपकी 2 और इन्वेसिव स्पीशीज जो मुड्डुमलाई टाइगर रिजर्व में पाई जाती हैं वो है यूकेलिप्टस और पाइन। लेकिन अथॉरिटीज़ के अकॉर्डिंग यूकेलिप्टस और पाइन जो है उनको इतना मुश्किल नहीं होता मैनेज करना, वो इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करती है, तो ये इतनी खतरनाक इन्वेसिव स्पीशीज नहीं होती, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये भी इन्वेसिव स्पीशीज हैं, बट दे आर ईजियर टू मैनेज। इसके अलावा एक एडिटोरियल आया था जो बात करता है कि जो हमारे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं एंड पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हैं, जिनको हमने ये टास्क दिया हुआ है एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने का, ये जो बॉडीज़ हैं इन बॉडीज़ के अंदर मेजर चैलेंजेस क्या हैं, मेजर इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इनको किस एक्ट के अंदर बनाया गया था। वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 के अंदर हमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए, ठीक है। इसके साथ साथ पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ बनाई गई यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, ठीक है। वाटर
पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट के अंदर इनको इस्टेब्लिश किया गया था। फिर उसके बाद 1981 में एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट आया था। इस एक्ट के अंदर ये जो बॉडीज़ थी, इन बॉडीज़ को एडिशनल ड्यूटी दी गई थी कि आप एयर क्वालिटी को भी मैनेज करेंगे, एयर क्वालिटी को भी मैनेज करेंगे। तो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वाटर एक्ट के थ्रू और एयर क्वालिटी को मैनेज करने की ताकत मिली थी एयर एक्ट के थ्रू। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या क्या बात करती है, तो चैलेंजेस ये बताती है कि जो हमारे ये बॉडीज़ हैं, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और आपके पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़, इनकी कंपोजिशन में ही कुछ दिक्कतें हैं। कंपोजिशन में दिक्कत क्या है, ये जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इनके जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ज़्यादातर बोर्ड मेंबर्स ऐसे हैं जो कि खुद पोटेंशियल पॉल्यूटर हो सकते हैं। जैसे कि इनके बोर्ड मेंबर में इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हैं। अब इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ही पॉल्यूशन कर रहा है, क्या ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो खुद ही पॉल्यूशन कर रहा है, ये कभी भी ऐसे लॉज बनाएगा, क्या ये कभी भी लॉज को इतना स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करेगा जिससे पॉल्यूशन कम हो जाए? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसका खुद का इंटरेस्ट है। ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद ही पॉल्यूशन कर रहा है तो ये पॉल्यूशन कंट्रोल करने की चीज़ों को तो ज़्यादा स्ट्रिक्टली लेगा नहीं ना, ये ऐसी पेनल्टी लगाएगा ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर खुद भी पेनल्टी लग सकती है। तो हमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा, एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत ही कम है। केवल 7% ऐसे मेंबर्स हैं इन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के अंदर जो कि एक्सपर्ट कहलाए जा सकते हैं। बिना एक्सपर्ट के आप एक टेक्निकल एक्टिविटी कैसे कर लोगे, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, ये कैसे पता चलेगा विदाउट एक्सपर्ट्स? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत क्या है कि जो चेयरपर्सन और मेंबर सेक्रेटरी होते हैं इन स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, इनका जो टेन्योर है, इनका टेन्योर स्टेबल नहीं होता, लॉन्ग टर्म का नहीं होता, बहुत ही शॉर्ट टेन्योर के लिए ही आते हैं। कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि केवल 13 दिनों के लिए किसी को चेयरमैन बना दिया था। अब जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन को भी फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते। मतलब ये नहीं कहते कि आपका फुल टाइम काम है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को अच्छे से मैनेज करना, बल्कि इनको 2-3 काम दे देते हैं, 2-3 काम दे देते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है, एक तो उनका टेन्योर छोटा, दूसरा कभी भी वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से इनको हटा के कोई और काम दे दिया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो कभी भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते, उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो हमेशा इनइफेक्टिव रहती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कमिटीज़ हैं, दे आर हाईली अंडरस्टाफ्ड। जितनी ही इनके पास टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, उसका केवल 40% ही फिल किया जाता है। उनका केवल 60% फिल किया जाता है, 40% जो उनकी सीट्स हैं वो वेकेंट रह जाती हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन 100 में से केवल 60 लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम कर पाएगी? वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से स्क्रूटिनी इनकी कमज़ोर रहती है और इम्पैक्ट असेसमेंट भी इनका पुअर रहता है। सॉल्यूशन के लिए उन्होंने एडिटोरियल में बात की है कि कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करो, कैपेसिटी इंक्रीज़ करो, एक्सपर्टीज़ लेके आओ, एंड एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए इन बॉडीज़ का। ठीक है, ये एनवायरनमेंट की न्यूज़ थी। इंटरनेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करें तो पहली बार इंडिया के अंदर एक प्राइवेट कंपनी पूरा का पूरा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगी। ये पूरा एयरक्राफ्ट अब इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होगा। तो ये एयरक्राफ्ट क्या है? एयरक्राफ्ट है C-295। C-295 इसको टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ मिलकर मैन्युफैक्चर करेगी। जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो वडोदरा में लगाई जाएगी। टोटल 56 C-295 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर जो है वो मिला हुआ है इन दोनों को। ठीक है, इनका जो जॉइंट वेंचर है इनको, जिसमें से 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्पेन से डायरेक्टली आ जाएंगे। 2023 से लेकर 2025 के बीच में 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर ही आएंगे। जो बाकी के 40 एयरक्राफ्ट हैं वो इंडिया में वडोदरा के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये दोनों के दोनों मिलकर इनको मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि पहली बार एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। ज़्यादातर जो आपके एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती थी, लेकिन अब टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को ये जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर जो C-295 है, C-295 मतलब ये वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, ये इंडिया के AN-32 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर देंगे। आज की डेट में इंडिया की जो एयरफोर्स है वो AN-32 एयरक्राफ्ट को यूज़ करती है। ठीक है, लेकिन इनके आने के बाद C-295 को इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने कभी भी किसी एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग में मदद नहीं की। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है वो बोइंग के साथ मिलके अपाचे हेलीकॉप्टर्स की कंस्ट्रक्शन में भी कुछ मदद करता था, कुछ मदद। पूरा का पूरा अपाचे हेलीकॉप्टर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड नहीं बनाता था, सिर्फ उसके एरो स्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता था। लॉकहीड मार्टिन की अगर बात की जाए तो उसका जो सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसमें भी टाटा जो है वो इन्वॉल्व था, लेकिन
कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कभी भी नहीं हुई। पहली बार कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर होगी C295 की, ठीक है। एक इम्प्लीकेशन आप याद रख सकते हैं, इंडिया आज की डेट में क्या कर रहा है, इंडिया यूएस और यूरोप के जैसे देशों के साथ मिलके नई नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से इंडो पैसिफिक के अंदर इंडिया का जो रोल है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसे जैसे इंडिया स्ट्रांग होगा विद द हेल्प ऑफ यूएस एंड यूरोपियन टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे पूरी दुनिया के लिए अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेसी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा अच्छा रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका एक एडिटोरियल आया था उसके अंदर यही हमारे काम की चीज़ निकल के आती है। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर एक वर्चुअल मीटिंग हो रही थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स की, जिसमें एस जयशंकर ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है उसको टारगेट करते हुए ये कहा है कि जितने भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं दुनिया के अंदर उन्हें बाकी देशों की सोवरेंटी इश्यूज को रिस्पेक्ट करना चाहिए। एस जयशंकर ने कहा है कि पूरी दुनिया को चाबहार एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। इंडिया जो है वो चाबहार पोर्ट की कंस्ट्रक्शन में भी मदद की थी और INSTC का भी पार्ट है। तो अगर पूरी दुनिया INSTC एंड चाबहार पोर्ट को ज़्यादा यूज़ करेगी फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस तो इंडिया का भी जो रोल है वो इंपॉर्टेंट होता जाएगा। ये दोनों के दोनों जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट हैं दे आर इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग बायलेटरल ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, ठीक है। इंडिया के अलावा जितने भी SCO के मेंबर्स हैं सभी ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स किया है, लेकिन इंडिया ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एंडोर्स करने से मना कर दिया है, ठीक है। SCO के जो मेंबर्स हैं, SCO के मेंबर्स में आपके सेंट्रल एशिया के 4 मेंबर्स हैं। सेंट्रल एशिया के आपके 4 देश शामिल हैं, चाइना शामिल है, रशिया शामिल है SCO के अंदर। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के दोनों 2017 में 2017 में SCO के मेंबर बने एंड इन 2001 इट वाज स्टेटेड दैट ईरान वुड आल्सो बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ SCO। तो ये सारे के सारे SCO के मेंबर हैं, ठीक है। SCO में जो चाइना है, चाइना का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और जो रशिया है, रशिया सेंट्रल एशिया के देशों के साथ मिलके एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाना चाहता है। तो जो SCO है, SCO के अंदर इंडिया के अलावा बाकी सभी देशों ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हम अलाइन करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी आज के न्यूज़पेपर के अंदर, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपके सपोर्ट के बिना हम चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ हमारी मदद करें 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचने के लिए। हमारे चैनल पर आप बाकी फ्री कंटेंट भी देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने मैराथन सेशंस के थ्रू जो जनरल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पॉलिटी हो गया आपका, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन सभी सब्जेक्ट्स को हमने काफ़ी डिटेल में काफ़ी अच्छे से कवर किया है, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू।